कुछ समुदाय जो हैं वो जातिगत जनगणना का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसके विरोध में भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम आज यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जातिगत मतलब जो जनगणना है उसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं और उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। उसके बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे कि क्या जातिगत जो जनगणना है, जाति आधारित जो जनगणना है, उसकी मांग कितनी जायज़ है, या बिहार सरकार का जो ये एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा कर्मी लगाए गए हैं और एक बहुत ही गंभीर दिख रही है सरकार इस मुहिम को सफल बनाने को लेकर। पूरी राज्य की तंत्र जो है वो लगी हुई है इस मुहिम को सफल बनाने में। आखिर क्या फ़ायदे हैं इसके। तो चलिए अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे आज के इस परिचर्चा के 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कि विमर्श का जो है ये आप कह सकते हैं कि सबसे अहम बिंदु हैं कि जातिगत जनगणना के विपक्ष में वो कौन से तर्क हैं और क्या तर्क दे रहे हैं लोग जो इसके विरोध कर रहे हैं। उनका जो ये मानना है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी पहल नहीं है, तो क्या उनके अपने तर्क है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि उनके क्या तर्क हैं। आइए सबसे पहले तो देखिए कि ये कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना जो है वो जातिवाद को बढ़ावा देगा। सबसे पहली जो मजबूत तर्क जो है, सर्वप्रमुख तर्क अगर हम कहें तो ये कहा जा रहा है कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। चूँकि अगर आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करने का अगर कोशिश करें तो जाति एक भावनात्मक चीज़ है और माना जाता है कि जाति में एक भावनात्मक तत्व छुपा होता है और विभिन्न जो जातियां हैं उनके बीच जाति को लेकर जो है वो एक अलग तरह की जो भावनात्मक जो तत्व है वो मौजूद होता है। और अगर हम जातिगत जनगणना करते हैं तो ऐसे स्थिति में इसका जो सामाजिक और जो राजनीतिक दुष्प्रभाव है वो हमें दिखाई पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो जातिगत जो बंधन है वो और मजबूत होते चले जाएंगे। और एक तरफ अगर हम देखते हैं कि हम एक जाति विहीन, एक धर्म विहीन जब समाज की परिकल्पना करते हैं कि एक कोई जाति धर्म नहीं हो, एक शोषण मुक्त समाज हो, एक बिल्कुल से समानता वाली समाज हो जहाँ पे जाति के बंधन नहीं हो, जातियों पे के आधार पे भेदभाव नहीं हो, इन तमाम बातों को अगर हम अपनी परिकल्पना में एक आदर्श रूप में अगर एक तरफ इसकी बात करते हैं, जाति मुक्त समाज की बात करते हैं, वहीं अगर हम जातियों की गिनती करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही उस मुहिम को जो है वो एक धक्का पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब सीधा सा चीज़ है कि अगर आप एक जाति मुक्त समाज चाहते हैं और जाति की गिनती कर रहे हैं तो एक कंट्राडिक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है कि आखिर ये कैसे संभव है कि हम एक तरफ जातियों की भी गिनती कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक जाति मुक्त समाज की भी बात कर रहे हैं, तब तो ये कंट्राडिक्शन है। और चूंकि जाति में एक भावनात्मक तत्व भी मौजूद होते हैं तो इस तरह से क्या होंगे कि जातिगत रूप से लोग लामबंद होने लगेंगे। इससे समाज में जो है जातिगत संघर्ष जो है वो बढ़ जाएगा, जातियों की जो खाई है वो और बढ़ जाएगी। जैसा कि लोग मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा तर्क देते हैं कि आरक्षण ने जो है वो जातियों के खाई को और चौड़ा कर दिया है। हालांकि इसके भी अपने अपने दावे हैं, अपने अपने पक्ष विपक्ष में एक तर्क हैं कि ये बहुत सारे लोग जो हैं इसको एक सामाजिक न्याय के से इसको जोड़ के देखते हैं, वहीं दूसरी लोग जो हैं ये इस आरक्षण के जो विरोधी विचारधारा के लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि इससे जातिगत जो बंधन है वो जातिगत जो खाई है वो और चौड़ी हो गई है और गहरी हुई है। इससे भेदभाव और बढ़ा है और एक दूसरे के बीच कटुता, द्वेष, संघर्ष की स्थिति का जन्म होता है। तो पहला तर्क तो यही है जातिगत जनगणना के भी पक्ष में अति विपक्ष में कि जातिगत जनगणना से क्या होगा कि जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो एक जाति विहीन समाज की जो एक आदर्श स्वरूप की परिकल्पना है उसको कहीं ना कहीं गहरा धक्का पहुंचेगा इससे। दूसरी बात पे हम आते हैं कि इससे समाज में गतिरोध बढ़ेगा, जो कि
आप इसको पहले बिंदु को ही विस्तार समझ सकते हैं कि जब जाति संबंधी जो आंकड़े हैं वो जुटाए जाएंगे, विभिन्न जातियों के बारे में जो है, उनकी संख्या के बारे में जो है वो जानकारियाँ जो हैं वो सार्वजनिक होगी, तो ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि जातियों के बीच जो है वो संघर्ष का जन्म होगा, उनके बीच गतिरोध उत्पन्न होगा, उनके बीच जो है टकराहट उत्पन्न होगी। आप तीसरे मजबूत तर्क को देखें तो एक बहुत ही मजबूत तर्क है जो जातिगत जनगणना के विरोध में दिया जा रहा है। वो ये कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा कि जाति आधारित जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है वो तेज हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि हमारे देश में जो है, अगर आप देखिएगा कि चुनाव को अगर हम देखें तो हमारी आचार संहिता में ये है कि जाति आधारित जो है वो चुनाव नहीं होने चाहिए, धर्म के आधार पे जो है वो वोट नहीं मांगे जाने चाहिए, जाति के आधार पे वोट नहीं मांगे जाने चाहिए। मतलब कि हम एक तरफ ऐसा समझते हैं और हम उस दिशा में भी बढ़ना चाहते हैं आदर्श रूप में कि राजनीति जो है वो जाति से मुक्त होनी चाहिए, राजनीति जो है वो धर्म से मुक्त होनी चाहिए। यहाँ पर धर्मगत या सांप्रदायिक जो राजनीतिक है वो ख़त्म हो, जातिगत राजनीति जो है वो ख़त्म हो। लेकिन कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां, अगर आप देखिएगा ध्यान से इस चीज़ को समग्रता अवलोकन करें तो आज भी हमारे देश की जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने जातिगत कैडर हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को अगर गहरे रूप में जब आप अवलोकन करेंगे, देखेंगे, उन तथ्यों को देखेंगे, चाहे वो टिकट बंटवारे से लेकर या उनके वोटरों तक की अगर बात करें, जैसे कुछ विशेष पार्टियों को देखिएगा कि टिकट बंटवारे में जो है कुछ खास समुदाय के, कुछ खास जातियों के, खास वर्गों के लोगों को ही अधिक मात्रा में टिकट दिए जाते हैं उस राजनीतिक दल के द्वारा। आज भी हमारे लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में जो है जातिवाद जो है गहरे अवरोधक के रूप में खड़ा है, गहरे जो है वो बाधा के रूप में खड़ा होता है। जो हम चुनाव के समय में अक्सर देखते हैं कि लोग जातिगत जो ध्रुवीकरण है वो इतना मजबूत हो जाता है कि अच्छे जो चरित्रवान जो उम्मीदवार होते हैं, जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो विकास के कार्यों पर, बुनियादी ज़रूरतों के मसलों पर जो कार्य करना चाहते हैं, वैसे उम्मीदवार जो है वो चुनाव को नहीं जीत पाते हैं। लेकिन जातिगत आंकड़े में जो माहिर उम्मीदवार होते हैं या जिनके पक्ष में आप देखिएगा कि जातिगत समीकरण जिनके पक्ष में होते हैं वो चुनाव के समय चुनाव जीत जाते हैं। तो ये आप कहिएगा कि हमारे लोकतंत्र की जो है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज भी हमारे देश में जो है चुनाव जो है वो जाति से मुक्त नहीं हो पाई है, धर्म से मुक्त नहीं हो पाई है। और ऐसे में हम एक सफल लोकतंत्र की परिकल्पना जो है वो नहीं कर सकते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र, एक ऐसा डेमोक्रेसी जो संप्रदाय से मुक्त हो, क्षेत्रवाद से मुक्त हो, जातिवाद से मुक्त हो, लैंगिक विभेदों से मुक्त हो, तो हम ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जो विपक्ष के जो तर्क हैं उसमें एक ये भी तर्क है कि इससे क्या होगा कि जातिगत जनगणना से जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है जातियों का वो तेज हो जाएगा और विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो जाति के आधार पर जो है वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और ये कहीं ना कहीं मतलब लोकतंत्र के सफलता के मार्ग में, एक आदर्श लोकतंत्र के मार्ग में जो है वो जातिवाद एक बाधक के रूप में खड़ा हो जाएगा। तो ये एक मजबूत तर्क है और इससे क्या होगा कि जातिगत जो राजनीतिक है उसको बढ़ावा मिल जाएगा। उसके बाद आइए कि जातिगत वर्चस्व का संघर्ष, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि विभिन्न जातियों के बीच, जो आप इस दूसरे पॉइंट में भी आप देखे थे समाज में गतिरोध, तो समाज में गतिरोध और जातियों के वर्चस्व में गतिरोध, इसमें थोड़ा सा अंतर है कि समाज में गतिरोध विभिन्न रूपों में हो सकती है जातिगत जनगणना के बाद, जैसे अग्रे पिछड़ों के रूप में या दलितों और अग्रों के बीच में, तो ये या अमीरों और गरीबों के बीच में। चूँकि यहाँ पर जिस जनगणना की बात की जा रही है उसमें व्यक्तियों के आर्थिक स्थिति के भी आंकड़े जो है, सामाजिक आर्थिक हैसियत के आंकड़े भी जो है वो जुटाने के कार्य किए जा रहे हैं। तो ये संघर्ष समाज में बहुत सारे रूप में सामने आ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जातिगत वर्चस्व का, कि एक जाति और दूसरी जाति के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ओबीसी वर्ग में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी जातियाँ हैं, तो उनके बीच भी आपस में संघर्ष हो सकते हैं। या फिर अगर आप सवर्ण समुदाय के अंदर देखिए तो जो
विभिन्न जातियां हैं उनके बीच भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभिन्न जातियों के बीच जो है, एक ही वर्ग की जातियों के बीच भी जो है वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा और जो मजबूत जातियां होगी वो अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश में जो है वो अल्पसंख्यक जातियों पर जो है वो एक तरह से जो है उनका दमन करेगी, उनका शोषण करेगी और ये जातिगत संघर्ष जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही मजबूत तर्क दिया जा रहा है जातिगत जनगणना के विपक्ष में। उसके बाद आइए कि एक तर्क दिया जा रहा है जनसंख्या अनियंत्रण का खतरा। अब ये क्या तर्क है, इसको भी जरा समझना पड़ेगा हमें कि चूंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो जाति आधारित जब आंकड़े आएंगे तो हम देखेंगे कि कुछ विशेष जातियों की संख्या अधिक होगी, कुछ विशेष जातियों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है, उनकी संख्या आपको अन्य जातियों की अपेक्षा कम होगी। तो इस तरह का एक विचार दिया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि जिन जातियों की संख्या कम होगी उनमें भी ये एक भावना इस तरह की आएगी कि हमारी संख्या जो है वो कम है, इसीलिए हमारी हिस्सेदारी भी जो है कम है या हमारी प्रतिनिधित्व भी जो है वो कम है, या फिर अन्य जो बहुसंख्यक जातियां हैं, जो अधिक आबादी वाली जातियां हैं, वो हम पे शोषण कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, हमारा दमन कर रही है। तो उनके बीच भी उन कम जनसंख्या वाली जातियों के बीच जो है अपनी जनसंख्या को तेज़ी से बढ़ाने के वो प्रयास कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता होगा कि हमारे देश की अगर जनसंख्या को देखें तो चीन के बाद हमारे देश की जनसंख्या सबसे बड़ी है, और हम किसी भी कार्य को अगर आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे, तो लगभग हमारे देश की जो ये बढ़ती हुई विशाल जनसंख्या जो है और जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और चूँकि जनसंख्या के बढ़ते जो ये आंकड़े हैं उससे संसाधनों पर दबाव बहुत बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं हमारे देश में जो बेकारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इन सब का एक बड़ा कारण जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, विशाल जनसंख्या, इसका एक सबसे मुख्य कारण के रूप में गिना जाता है। तो ऐसे में जो हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रण की जो सरकार की मुहिम है, एक तरफ आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी लाई जा रही है। केंद्र सरकार पर भी समय समय पे दबाव बनाया जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के कठोर पॉलिसी लाए जाए, नियम लाए जाएँ। सरकार में विभिन्न उपायों के जरिए ये कोशिश कर रही है कि जनसंख्या को काबू में लाया जाए, नियंत्रण में लाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस जातिगत जनगणना के द्वारा जो है वो इस मुहिम को धक्का पहुंचेगा और मतलब कि जनसंख्या अनियंत्रण का खतरा एक बार फिर से उत्पन्न हो जाएगा, जो एक बड़ी समस्या के रूप में इसको हम किसी भी रूप में हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। और अगर आप वृद्धि दर को देखें तो हाल के दिनों में ये कम जरूर हुआ, एक स्टेबल कंडीशन में आ रही है, लेकिन फिर से हम एक बार इस खतरा को मोल नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए तो सरकार पर भी जो है वो दबाव बनेगा, जो विभिन्न जो आपको लोक कल्याणकारी जो योजनाएं होती है उसमें जो वर्चस्वशाली जातियां होगी, जो बहुसंख्यक जातियां होगी, वो दबाव डालेगी कि हमारे पक्ष में जो है बनाए जाए, हमारे अनुकूल बनाए जाए, हमारी प्रतिनिधित्व अधिक हो। और चूंकि जो विभिन्न जातियां हैं वो सीधी वोट बैंक के रूप में राजनीतिक दलों को प्रभावित करेगी, और हमारे देश की अभी जो एक राजनीतिक जो दलीय व्यवस्था आप समझिए या आप लोकतांत्रिक पद्धति को देखिएगा, तो अभी विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अगर आप विचारधारा को लेकर या जो सरकार के योजनाओं को लेकर एक आदर्श स्वरूप में वो नहीं है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सरकार पर जो है वो एक विशेष समुदाय का, एक विशेष जाति का दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि कई सारी जातियों के जो हित हैं उसको दरकिनार कर दिया जाएगा विभिन्न सरकारों के द्वारा, और वो अपने वोट बैंक के अनुरूप जो है लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाएंगे कि हमारा वोट बैंक ये जाति ज़्यादा है, फलाना जाति हमारा वोट बैंक नहीं है, तो उस जाति के अनुकूल जो है योजना हम नहीं लाएंगे, फलाना जाति हमारे वोटर बैंक में है, हमारे वोट बैंक में है, इनसे हमें ज़्यादा वोट मिलता है, तो उस जाति के अनुकूल जो है वो विभिन्न लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन करना चाहेंगे, जो
एक तरह से समाज को एक अनियंत्रण की स्थिति में ला देगा और इस तरह से जो आप देखिएगा कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाएगी, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो है हमारी पूरी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। उसके बाद से आइए कि एक बहुत बड़ा जो तर्क है जो जातिगत जनगणना के विरोध में दिया जा रहा है वो है कि आरक्षण संबंधी जो जटिलताएं हैं, आरक्षण संबंधी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होगी। और ये एक बहुत बड़ा अंदेशा है, चूँकि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो है इंदिरा साहनी जो केस थी, इंदिरा साहनीवाद के द्वारा जो है वो आरक्षण को ये कहा गया कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं हो सकता है। आरक्षण की सीमा को 50% निर्धारित किया गया था इंदिरा साहनी केस में। और आप देखिएगा कि जब यहाँ पर जाति आधारित जो जनगणना की बात की जा रही है तो इसमें कुछ विशेष जातियों के, समुदायों के, या आप कह सकते हैं कि ओबीसी वर्ग की जनसंख्या को जैसा कि अनुमानित रूप से कहा जा रहा है कि कई गुना जो बढ़ गई होगी, क्योंकि आज तक ओबीसी समुदाय के जो भी उनके लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती है, जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है, वो 1931 में जो अंतिम रूप से जातिगत जनगणना की गई थी उसी को आधार मानकर जो है उस समय जो ओबीसी समुदाय की जो गिनती की गई थी उसी को आधार बनाकर जो है वो विभिन्न योजनाओं को बनाया जाता है या उसका क्रियान्वयन किया जाता है। यहाँ तक कि मंडल आयोग के रिपोर्ट के आधार पर, बीपी मंडल के रिपोर्ट के आधार पर जो हमारे देश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई बीपी सिंह के सरकार में, तो वो मंडल आयोग के सिफारिशों को भी लागू किया गया था। तो उसका भी आधार जो है वो 1931 का ही जनगणना जो था उसके आधार पर ही ये रिपोर्ट जो है वो सौंपा गया था। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि मंडल आयोग ने जो है वो इस पर चिंता जाहिर की थी और ये कहा था कि हमारे पास कोई इस तरह के विश्वसनीय आंकड़े, अद्यतन आंकड़े होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अनुशंसा किया वो 1931 के ही आंकड़े के आधार पर किया था। और बाद में इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया कि आरक्षण की सीमा 50% तक निर्धारित की गई। तो जातिगत जनगणना के बाद जब विभिन्न समुदायों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो प्रतिनिधित्व की मांग को भी, प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी मांग जो है वो तेज हो जाएगी, वो मुहिम भी जो है वो जोर पकड़ेगी। और इससे जो ये इंदिरा साहनी केस का जो ये जजमेंट है 50% आरक्षण का जो दायरा है ये टूट जाएगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये दायरा तो एक तरह से अघोषित रूप से टूट चुकी है। 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया और इसके जजमेंट आ चुके हैं। हम किसी वीडियो में अगर आप लोगों की मांग होगी तो हम निश्चित रूप से जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, जो कि एक बहुत ही विवादित विषय है और उस पर भी कई सारे पक्ष विपक्ष में अपने अपने तर्क हैं। बहुत सारे लोग आज तक अदालत के फैसले के बाद भी जो है उसको असंवैधानिक कहते हैं, उसको गलत मानते हैं और उसके विपक्ष में बहुत सारे तर्क देते हैं। उनका ऐसा मानना है, आप देखिएगा कि जो स्टालिन सरकार है उन्होंने कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया डिसीजन आया है उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विमर्श की विषय है। अगर आप लोगों की मांग होगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आर्थिक आरक्षण पर, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की प्रावधान की गई है 10% आरक्षण का प्रावधान, इस पर भी हम एक समग्र क्लास को लेकर आप लोगों के पास, एक विस्तृत क्लास को लेकर आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो। और फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे कि आप देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो वहाँ पर भी कोर्ट में ये दलील दी गई इंदिरा साहनी केस की 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, जबकि अभी अगर आप देखेंगे तो आरक्षण का दायरा लगभग 60% हो गया है। 49.5% तो पहले से आपको आरक्षण मिल रहा है और 10% जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिल रहा है, तो लगभग अब ये 59.5% यानी लगभग आपको ये 60% जो है वो आरक्षण जो है वो हो चुका है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अघोषित रूप में जो है इंदिरा साहनी केस के जो वो जजमेंट थे अदालत के कि आरक्षण का दायरा 50% से अधिक नहीं हो, वो टूट चुका है। और ऐसा जो है जो मंडल पार्टियां हैं या आप कह सकते हैं जो ओबीसी वर्ग के जो संगठन है वो यही मान के चल रहे हैं कि अब ये दायरा टूट चुका है। आप देखिएगा कि विभिन्न राज्यों में जो है, जैसे आप देखिए छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में, तमिलनाडु
में हाल के दिनों में आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया गया। झारखंड में हाल के दिनों में जो है वो आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया गया। हालांकि जो छत्तीसगढ़ में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया और राज्य विधानसभा के द्वारा ये प्रस्ताव भी पारित किया गया, वो राज्यपाल के पास लंबित है और उसको राज्यपाल की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन विभिन्न राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी तरफ से जो है राज्य की नौकरियों में और जो शिक्षण संस्थान है उसमें आरक्षण के दायरे को अब बढ़ा रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस समय ही ये अंदेशा जाहिर किया जाने लगा कि अब विभिन्न राज्यों में जो है आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग जोर पकड़ेगी। हमारे बिहार में भी अब देखिएगा, बिहार राज्य में भी जो है हालिया दिनों में जो संसद के सत्र चल रहे थे तो वहाँ पर मांग की गई कि बिहार सरकार को भी अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और ओबीसी के आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहिए। तो खैर ये एक अलग विमर्श का विषय है, लेकिन ये जो एक चिंता जाहिर की जा रही है कि जब जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे तो आरक्षण का जो दायरा है, जो मतलब इंदिरा साहनी केस में जो 50% का दायरा निर्धारित किया गया था वो टूटेगा और ये आरक्षण संबंधी जो जटिलताएं हैं, आरक्षण संबंधी जो गतिरोध है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया गया था बीपी सिंह के सरकार के द्वारा तो पूरे देश में जो है ये एक आग की तरह ये खबर फैली थी और कई सारे जगहों पर जो है वो हिंसा हुई, आगजनी हुई, कई सारे लोगों ने आत्महत्याएं तक की थी। तो काफ़ी दिनों तक जो है वो उथल पुथल सा मचा रहा था। तो आरक्षण चूँकि बहुत ही एक विवादित जो है वो विषय है, तो इन कारणों से ये वो कंटेंट है, ये वो बिंदु है जिन कारणों से जो है वो ये तर्क दिए जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो नहीं होनी चाहिए। इससे जो है कई सारी जटिलताएं उत्पन्न होगी।